तो बच्चों स्वागत है आपका बेटर शिक्षा में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगला टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने 9th का रिकैप पढ़ा, जिसमें हम लोगों को जाना कि कैसे किसी पॉइंट्स को आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने पढ़ी वो पढ़ा डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। डिस्टेंस फार्मूला को हमने याद किया, उसके बाद हमने डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन भी किया और उसके न्यूमेरिकल्स भी लगाए। अब हम लोग सेक्शन फार्मूला की बात करेंगे। तो यहाँ पर 2 पॉइंट दिए हुए हैं फिगर में, ए और बी। इन दोनों के बीच की जो लेंथ होगी उसी को हम लोग डिस्टेंस डी बोलते थे। इतना मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब अगर इसी लेंथ में कोई लेंथ है ए और बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है डी, और इसी लेंथ में अगर मैं कोई एक तीसरा पॉइंट ले लूँ, जो कि पॉइंट सी मान लूँ या पॉइंट पी मान लूँ, वो इस लाइन को 2 सेक्शन में डिवाइड कर दे रहा है। तो ये पहला सेक्शन है ए पी और दूसरा सेक्शन है पी बी। तो पहला सेक्शन हो गया आपका ए पी और दूसरा सेक्शन हो गया पी बी। तो इन दोनों सेक्शन को एक रेशियो में डिवाइड करेगा ये, ठीक है। तो ए पी एक सेक्शन हो गया, बी पी सेक्शन हो गया। तो पी के कोऑर्डिनेट्स को पता करने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो इस फिगर में देखिए, यहाँ पर ए और बी पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट पी। वो इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन को m1 डिस्टेंस और m2 डिस्टेंस पे कट करता है। अगर हम लोगों को p के कोऑर्डिनेट्स पता करने होंगे तो क्या है p के कोऑर्डिनेट्स? p है x, y। यही दोनों हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं। तो जो x का फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो m1 क्या है? पहले पॉइंट से p के बीच का डिस्टेंस, और m2 क्या है? पॉइंट b का p से डिस्टेंस, मतलब दूसरे पॉइंट का उस जो तीसरा पॉइंट है p, उसके बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ याद रखिएगा m1x2 प्लस m2x1 होता है, ठीक है। डिवाइड में m1 प्लस m2, मतलब डिवाइड में जो 2 पॉइंट दिए थे उनके बीच की टोटल लेंथ। यहाँ पर m1 m2 क्या है? m1 और m2 को अगर हम जोड़ देंगे तो दोनों के बीच का टोटल लेंथ हो जाएगा। तो आपको m1x2 प्लस m2x1 और m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 है। तो ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो इस फार्मूला का डायरेक्ट यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा, ठीक है। अभी मैं आपको इसका डेरिवेशन भी बताऊंगा, लेकिन अभी आपको ये फार्मूला याद करना है, ठीक है। उसके बाद एक स्पेशल केस है जो कि है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है पहले वो समझते हैं। मान लेते हैं कि एक लाइन है ए बी। अभी इसमें एक पॉइंट आया था, तीसरा पॉइंट जो हमने लिया था पी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ए बी के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं 7 स्टेप का है। देख लेते हैं कितना है। तो इसका जब हमें मिड पॉइंट चाहिए होगा तो एक तीसरा पॉइंट जो हम लोगों ने लिया था P, तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट की बात करेंगे तो इसको हम लोग ले लेंगे M। तो जो A से M तक की डिस्टेंस है D1 या M1, और M से दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस है वो है M2। वो दोनों डिस्टेंस बराबर हो, मतलब पहले वाले केस में क्या था M1 और M2, लेकिन दूसरे वाले केस में दोनों जो डिस्टेंस है वो M1 ही रहे, ठीक है। तो मतलब जो तीसरा पॉइंट है वो पहले और दूसरे दोनों से अगर इक्वल डिस्टेंस बना रहा है तो वो तीसरा पॉइंट मिड पॉइंट कहलाता है, ठीक है। किसी लाइन को एक तीसरा पॉइंट ऐसे कट करे कि वो उस लाइन को बराबर भागों में डिवाइड कर दे तो वो कहलाता है मिड पॉइंट। तो अब हमें मिड पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए अगर कोई दे दे
कोई पूछे कि किसी भी लाइन का मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है, तो P, यहाँ पर हम लोग P वाले फार्मूले में M1 और M2 की जगह क्या रख देंगे, M1, तो रखते हैं। P बराबर क्या बचा, M1 x2 प्लस x1 अपॉन 2M1, इसी प्रकार M1 y2 प्लस y1 अपॉन 2M। यहाँ पर M1 से M1 सारे कैंसिल हो गए, तो फाइनल फार्मूला P बचा, वो क्या बचा, x2 प्लस x1 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y1 अपॉन 2। ये एक स्पेशल केस बन गया। तो कभी भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि एक लाइन 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 2 पॉइंट से बनने वाली लाइन है, उस लाइन कीजिए, तो उस पॉइंट का मिड पॉइंट क्या होगा, x2 प्लस x1 अपॉन 2 प्लस y2 अपॉन y1 अपॉन 2। अब हम लोग इस फार्मूला का प्रूविंग देखेंगे, ठीक है। तो इसकी प्रूविंग के लिए आपको ये फिगर देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है A और B, इन दोनों को पॉइंट्स को मिलाने वाली एक लाइन है, और तीसरा पॉइंट हमने ले लिया P, जिसके P के कोऑर्डिनेट है x, y। इसी x, y हमें कैलकुलेट करना है। पहला जो पॉइंट है उसका है x1, y1, तो ओरिजिन से पहले पॉइंट्स की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x1, और P पॉइंट्स यहाँ है तो O से S तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x, क्योंकि P के कोऑर्डिनेट x, y है, ठीक है। तो A पॉइंट्स के लिए अगर मैं देखूं तो OR की डिस्टेंस हो गई x1, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, और O से S तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x, और तीसरा O से T तक की अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो वो हो जाएगी x2, ठीक है। तो O से T तक की बात करूं तो वो हो जाएगी x2, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपको पता है फिगर से। अब AP की अगर मैं बात करूं, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है M1, और PB की वैल्यू भी दिया हुआ है M2, ठीक है। इतना क्लियर है सबको। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोगों को यहाँ पर फिगर में 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। पहला ट्रायंगल APQ, दूसरा ट्रायंगल PBC। इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। ट्रायंगल APB कौन सा है, AP एंड Q। इस ट्रायंगल को और PBC को देखिए। ट्रायंगल में A एंगल और दूसरे ट्रायंगल में P एंगल, दोनों बराबर हैं, और पहले में Q और C दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा कि नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से ये दोनों ट्रायंगल APQ और PBC, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सिमिलर, ठीक है। क्योंकि A एंगल और P एंगल बराबर है, और दूसरे में Q और C एंगल बराबर है, और तीसरा एंगल देखा जाए P और B एंगल बराबर है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एंगल BCP, कहाँ गया, BCP, ठीक है। और PQA दोनों दिया हुआ है 90। अब दूसरे एंगल की बात करता हूँ मैं, जो कि है QAP, तो एंगल QAP। CPB, तो एंगल CPB, ये दोनों भी बराबर हैं, लेकिन ये मुझे पता नहीं है कि इसकी वैल्यू कितनी है, लेकिन इतना पता है कि ये बराबर हैं। अब ठीक है, अब मैं तीसरे एंगल की बात करूं, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा, जो कि क्या है, APQ इक्वल टू एंगल PBC, ठीक। तो अब ये दोनों ट्रायंगल, इन तीनों चीज़ों से मिला के हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल हैं वो कैसे, सिमिलर ट्रायंगल हैं। कैसे ट्रायंगल हैं, सिमिलर ट्रायंगल हैं। इतना सबको समझ में आ गया। अब सिमिलर ट्रायंगल अगर हैं तो हम लोग इन सिमिलर ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल पर सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वो हम लोग देखते हैं।
तो प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या होती है? जो इक्वल एंगल वाले, जो सेम एंगल वाले के सामने वाली जो साइड्स हैं वो बराबर होती हैं, वो उनका रेशियो बराबर होता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर देखूँ क्यू के सामने क्या है, ए पी, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ए पी। अब दूसरा जो एंगल है 90 डिग्री सी, सी के सामने वाला क्या है, बी पी, तो ए पी अपॉन लिख दूंगा मैं बी पी। ठीक है, अब दूसरा मैं एंगल लेता हूँ, तो इस वाले ट्रायंगल में लेगा मैं एंगल ए, एंगल ए सामने है पी क्यू। ठीक है, तो एंगल ए के सामने क्या है, ओके, तो इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं देखूं तो ए के सामने पी क्यू आता है, तो यहाँ पे लिख दूंगा पी क्यू अपॉन दूसरे वाले ट्रायंगल में P इक्वल टू है बी सी, मतलब P के सामने वाली साइड्स क्या है, बी सी, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा बी सी। अब तीसरा देखूंगा मैं, तीसरा इस ट्रायंगल में अगर मैं P के सामने वाला देखूंगा तो क्या बचेगा, ए क्यू, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ए क्यू, ए क्यू। और उस वाले ट्रायंगल में अगर मैं देखूं तो B के सामने है पी सी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पी सी। अब मुझे इस फिगर से इन सभी साइड्स की वैल्यू रखना है और फिर इसको सॉल्व करना। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सभी वैल्यू रखता हूँ, तो इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। अब मैं यहाँ पर वैल्यू रखूँगा, तो ए पी की वैल्यू रखा है M1, बी पी की वैल्यू मैं रखूँगा जो कि है M2, तो ये हो गया M1 अपॉन M2 इक्वल टू पी क्यू, पी से क्यू। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी, देखो यहाँ से y है और ये वाली डिस्टेंस y1 है, तो पी क्यू कितना हो जाएगा, y माइनस y1। ठीक है, अब दूसरा बी सी, बी सी कहाँ पर है आपका, B से C। अगर ये डिस्टेंस देखो तो B का तक डिस्टेंस है y2, C तक डिस्टेंस है y, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y2 माइनस y, y2 माइनस y, y2 माइनस y माइनस y। ठीक, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया y2 माइनस y। ओके, अब हम लोग बात करेंगे ए क्यू की। तो ए क्यू क्या है यहाँ पर, ए से क्यू, या फिर इसको बोल सकते हैं आर एस। तो आर एस की वैल्यू हम लोग अगर देखें फिगर से, ओ से एस तक है एस, ओ से आर तक है x1, तो आर एस कितना हो जाएगा, x माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा x माइनस x1। और PC की वैल्यू चेक करूं, PC ये डिस्टेंस है जो कि होगा HT के बराबर। अब O से T का अगर x2 है, O से S तक x को रिमूव कर दूंगा तो h2 आ जाएगा, x2 माइनस x आ जाएगी, x2 माइनस x। तो अब मुझे बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अगर मैं पहली दो इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी, और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x और y क्या है, जो कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, वो मुझको ही फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं पहली इक्वेशन को लेता हूँ, तो ये हो जाएगा m1 y2 माइनस y इक्वल टू m2 y माइनस y1। तो मैंने यहाँ पर पहली दो इक्वेशन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये क्या हो जाएगा, m1y2 माइनस m1y इक्वल टू m2y माइनस m2y1। ओके, अब m1y को मैं राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ और m2y1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूँ। तो जो माइनस m1y है और माइनस m2y है सारा प्लस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, m1y2 प्लस m2y1 इक्वल टू m2y प्लस m1y। अब देखिए राइट हैंड साइड में y कॉमन है, तो क्या बचेगा, y कॉमन ले लिया m1 प्लस m2, और दूसरे साइड क्या बचा,
m1y2 प्लस m2y1। अब यहाँ से फाइनली हम लोग y कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये आपका तीसरे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, अब मैं दूसरे दो इक्वेशनों को सॉल्व करूंगा तो वहां से मुझे x मिल जाएगा जो कि हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो अब करेंगे m1 x2 माइनस एक्स इक्वल टू m2 x माइनस x1। ओके, अब फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 x2 माइनस m1 x इक्वल टू m2 x माइनस m2 x1। अब मैं फिर से इसको मल्टीप्लाई इस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर m1 x2 प्लस m2 x1 इक्वल टू m2 x प्लस m1 x। सारा प्लस में मैंने बना लिया। अब मैं राइट हैंड साइड से अगर x को कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, m1 प्लस m2 इंटू एक्स इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अप। तो फाइनली हम लोगों का अगर x कैलकुलेट होके आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, तो ये आपका फाइनली x कोऑर्डिनेट आ गया। ये तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं जिस पॉइंट ने हम लोगों की लाइन को इंटरसेक्ट करके दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया था। तो हम लोगों का दोनों पॉइंट्स आ गए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेक्शन फार्मूला किस लिए यूज करते हैं, क्या होता है, और मैंने इसका डेरिवेशन भी आपको करा दिया तो इसका फार्मूला कैसे आया, क्योंकि इसका डेरिवेशन कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है तो इसलिए मैंने ये पूरा सेक्शन फार्मूला आपको बता दिया। तो इस सेक्शन फार्मूले के कॉन्सेप्ट में किसी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम लोग आपका पूरा हेल्प करेंगे। तो उसके बाद अगले वीडियो में हम आपको इस सेक्शन फार्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।